नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश के अशोक नगर में हद हो गई। ऐसा लगा कि कानून नाम की कोई चीज है ही नहीं। ऐसा लगा जैसे पुलिस से किसी को कोई खौफ है ही नहीं। तलवार और लाठी डंडों से लैस होकर कुछ गुंडे आते हैं और एक लड़की को घर से खींच कर ले जाने की कोशिश करते हैं। लड़की को लेकर गली में निकल भी आते हैं, लेकिन तभी वहां मोहल्ले के कुछ लोग जमा हो गए। गुंडे आराम से बाइक पर सवार हुए, धमकाते हुए वहां से चले गए। किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं टोका। और सवाल अब यह उठ रहा है कि आखिर कानून व्यवस्था कहां है, लॉ एंड ऑर्डर कहां है। हमारे 5 सवाल हैं। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 5 सवाल पूछ रहा है और वो सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सवाल यह है कि क्या यह घटना कमजोर कानून व्यवस्था का नतीजा है? पीड़ित परिवार को न्याय देने में तेजी क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि इस मामले में 8 घंटे बाद एफआईआर हुई। कहा तो यह भी जा रहा है कि पहले जिस लड़की को खींचने की कोशिश की गई उसके साथ रेप हुआ, दुष्कर्म हुआ और आरोपी बाद में उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि लड़की की शादी कहीं और तय हुई थी। यानी दुष्कर्म भी करेंगे, धमकाएंगे भी, और यह तब है जबकि मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में फांसी के दोषी, रेप के दोषी को फांसी की सजा की बात की जाती है। जब बुलडोजर कार्रवाई होती है, घर गिरा दिए जाते हैं, उसके बाद भी अगर बदमाश इतने बेखौफ हैं तो फिर सवाल जरूर खड़ा होता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, हम उनके पास चलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और आखिर ये पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में ये कैसा जंगल राज हो रहा है, ये किस तरह की चीजें हो रही हैं। सरेआम दिन दहाड़े एक लड़की को घर से उठाने की कोशिश की जाती है, कुछ गुंडे बाइक पर आते हैं। हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड डीएसपी अरविंद खरे साहब जुड़ रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं मीता वाधवा जी हमारे साथ जुड़ रही है, एक्ट्रेस हैं निकिता रावल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और हमारी संवाददाता अमृतांशी जोशी और साथ साथ स्वदेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अरविंद सर आपके पास आ रहा हूं। अरविंद सर रिटायर्ड डीएसपी हैं, कानून व्यवस्था के बारे में हमको जानकारी देंगे। अरविंद सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि अगर कोई शख्स किसी घर में घुसकर लड़की को उठाने की कोशिश करता है और उसके बाद वहां आराम से बाइक से फरार हो जाता है, आपको लगता है कि इकबाल में कमी आ गई खाकी के? इतने बेखौफ हैं अपराधी कि वो ना कानून से डर रहे हैं ना खाकी से डर रहे हैं? नहीं, इसमें कानून का तो खौफ हमेशा अपराधियों को रहता है। और पुलिस पुलिस की ये गलती ये जरूर है, जब थाने में रिपोर्ट करने का उन्होंने लेट रिपोर्ट लिखी। हम्म। कानून का खौफ तो हमेशा बदमाशों में रहता है और हमेशा रहेगा। और पुलिस की थोड़ी ये गलती मैं ये मानता हूँ कि 8 घंटे बाद उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की, ये बड़ी गलत बात है। जहाँ तक कि गुंडों का खौफ है, और गुंडों के खिलाफ जितनी पुलिस कार्रवाई कर सकती है, जिन सेक्शंस में, जिन धाराओं में, वो कार्रवाई करेगी पुलिस के उसमें। जो पहले जमाने में जो पुलिस का खौफ हुआ करता था, वो अब नए सिस्टम में और नए जमाने में अब वो कम रह गया। कम रह पहले गया। एक जी जी अरविंद जी, मैं इस पर आता हूं आपके पास। मीता वाधवा जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मेरा आपसे बड़ा सीधा सवाल है मीता जी कि ये तब हो रहा है जब इस तरह के आरोपियों के घर में मध्य प्रदेश जैसे राज्य में बुलडोजर चलने में देरी नहीं होती है। जब मध्य प्रदेश जैसे राज्य में रेप के दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान है, यहां फांसी की बात होती है, उसके बाद भी अगर अपराधी इस तरह से बेखौफ है तो फिर ये क्या कहलाता है? देखिए, ना तो रेप पहली बार हुआ है यहाँ पर और ना ही इस तरीके से जो बदतमीजियाँ करी जा रही है उस लड़की के साथ पहली बार हुआ है। ये दिन पर दिन जब हमें लगता है कि ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को शय मिलती है। कहाँ शय मिलती है, कैसे हिम्मत बढ़ती है यूथ की, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये केसेस होते हैं इनका क्लोजर ही नहीं होता है। बाद में अपराधी बाहर आके घूमने लगता है, या तो उनके पास पॉलिटिकल पावर होते हैं या कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई सपोर्ट मिलता है। तो खौफ जो कहा है ना अभी सर ने, वो वाकई खत्म हो चुका है। लेकिन ये पुलिस ने कैसे इतनी बड़ी गलती करी, क्योंकि अभी रिसेंटली पुलिस का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है कि मतलब केस एटलीस्ट दर्ज करते हैं। लेकिन इस केस में तो मतलब प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए था। जब उसका रेप हो गया उसके बाद उसको उसके घर पे आए, रुके रहे, उसके बाद उसे घसीट के ले गए, उसके बाद 8 घंटा लगा।
तो ये कोई प्रिसाइज टीम है जिसकी गलती है, जिसने ये काम अपनी तरफ से इसको पीछे रखा है। बिना पुलिस के इंटरवेंशन के, बिना प्रोएक्टिवनेस के कभी भी कोई सोसाइटी में कोई सुधार नहीं आ सकता है। ये बहुत ही क्लैरिटी वाली बात है। और मीता जी, ये तब है जबकि ये कोई हवाई बात नहीं है, आरोप नहीं है, इसका मौजूद है वीडियो जो सबूत के तौर पर मौजूद है। उसके बावजूद अगर 8 घंटे लग रहे हैं एफआईआर होने में, तो फिर ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। और जब मैंने बुलडोजर एक्शन की बात की है, तो स्वदेश शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त अशोकनगर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। स्वदेश, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या इस तरह की कार्रवाई की तरफ प्रशासन बढ़ रहा है? कुछ खबर आपको मिल रही है? जी, यदि इस पूरे मामले को देखा जाए तो प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई आरोपियों के घर पे कर रहा है। और जो मुख्य आरोपी है कालू और सलीम, उसके घर पर बुलडोजर पहुंच चुका और बुलडोजर चलवा रहा है। प्रशासन एसडीएम अनिल बनवरिया की मौजूदगी में भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच आरोपी के घर पर फिलहाल प्रशासन द्वारा बुलडोजर अशोकनगर में चलवाया जा रहा है। घर पे तो बुलडोजर चल गया, सारे आरोपी सलाखों के अंदर गए कि नहीं गए स्वदेश? जी, कल तक तो सिर्फ एक आरोपी को पुलिस पकड़ चुकी थी, लेकिन आज सुबह जैसे ही मीडिया की सुर्खियों में इस वायरल वीडियो होने के बाद मीडिया की सुर्खियां बना है, उसके बाद पुलिस ने आनन फानन में तीनों आरोपियों को पकड़ा है जो फरार चल रहे थे। इस तरह कुल मिला के जो 4 आरोपी थे वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल एक मुख्य आरोपी जेल में और 3 पुलिस कस्टडी में है, जिनसे लगातार पूछताछ करने के बाद एसपी में अशोकनगर कहते नजर आ रहे हैं। स्वदेश, थोड़ा सा और स्पेसिफिक बताइए, ये जो 4 आरोपी हैं जो लड़की को उठाने के लिए आए थे, क्या रेप के भी यही आरोपी हैं या रेप के आरोपी कोई और है और ये कोई और है, ये उनके साथी हैं? जी, यदि इस पूरे घटनाक्रम में देखा जाए तो रेप का सिर्फ एक मुख्य आरोपी है कालू और सलीम। उसके बाद ये सह आरोपी है जो मारपीट करने के लिए, इस बच्ची का जो अपहरण करने के लिए आए थे तलवारें लहराते हुए, वो उसके 4 आरोपी हैं। लेकिन जो रेप का सिर्फ एक कालू और सलीम मुख्य आरोपी है। लड़की बालिग है नाबालिग है स्वदेश? लड़की बालिग है, 22 वर्ष उम्र बताई जा रही है पुलिस ठीक, बस प्रशासन के मुताबिक। स्वदेश, हाँ, तो लड़की बालिग है। मैं जरा अमृतांशी के पास जा रहा हूं। अमृतांशी, आपसे मेरा सवाल, रेप का आरोपी खुलेआम घूम रहा है, पहली गलती उसे सलाखों के अंदर नहीं डाला, दूसरा फिर उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो जाके पीड़ित को धमका रहा है, न केवल धमका रहा है बल्कि उसे उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहा है। यदि ये जंगल राज नहीं है तो फिर क्या परिभाषा है जंगल राज की? है वो तो हम देख ही रहे हैं कि जिस तरह से जो है आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है प्रदेश की कानून व्यवस्था पर। आप एक रेप पीड़िता को किस कदर परेशान कर रहे हैं। पहले तो आप जो है लड़की के साथ एक रेप हो जाता है, उसका आरोपी जो है वो खुलेआम घूम रहा है, किसी को खबर तक नहीं है, और जैसे तैसे चलिए वो लड़की अगर आगे बढ़ने की कोशिश कर भी रही हो तो उसके घर पर जिस तरह से उनके परिवार पर आकर हमला होता है, लड़की के पिता को उनके जो भाई है उनको सामने घसीट कर लेकर जाने की कोशिश की जाती है, और जब जो इकलौता रास्ता उनके पास है, क्योंकि देखिए कहां जाएगा आम व्यक्ति, वो जाएगा कानून के पास, और कानून के पास जब वो जाता है तो आप 8 घंटे लगा रहे हैं। ये पुलिस का कॉल टाइम है, चलिए ठीक है आप डायल 100 तो छोड़ दीजिए, अब आप ये सोचिए कि अगर कोई जाकर थाने के बाहर भी बैठा हुआ है तो आप न्याय की गुहार में 8 घंटे जो है वहां तक बैठे ही रहेंगे, क्योंकि आपका जो है केस दर्ज ही नहीं किया जाएगा। और ऐसा शायद पहला मामला नहीं होगा प्रदेश में, कई जगहों पर यही हालात हैं कि यहाँ पर जो पीड़ित हैं वो घंटों घंटों पुलिस थानों के सामने गुजार देते हैं, लेकिन अंदर जी बैठे रहते हैं और इनको जो है वो इस तरीके की चीजों को जो है एक तरीके से नजरअंदाज कर देते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठता है आसिफ, और जाहिर तौर पर ही बताता है कि अगर प्रदेश में इसी तरह की कानून व्यवस्था रही है तो वो दिन दूर नहीं है जब अपराधों का ग्राफ लगातार और बढ़ता जाएगा, और ऐसे जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं होगी तो उनको देखिए शह मिलती जाएगी, और जाहिर तौर पर इस तरह के जो अपराधी हैं वो खुलेआम तो घूमेंगे ही, और फिर अपराधों में भी कोई कमी नहीं रहने वाली है। जी मैं अमृतांशी लौटूंगा आपके पास। निकिता रावल जी हमारे साथ हैं, एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं। निकिता जी, मैं स्वागत करता हूं आपका चर्चा में। निकिता जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि बड़े बड़े दावे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को ये बनाओ, बेटी को ये सिखाओ, और उसके बाद फिर बेटी बचाने के लिए क्या हो रहा है। ये तस्वीरें देखी आपने, जहां अशोकनगर में एक लड़की को घर से उठाने की कुछ लोगों ने कोशिश की, तलवार लहराते हुए आए, और उसके बाद जब मोहल्ले वाले आए तब वो लड़की को छोड़ के गए हैं और वहां से निकल भी गए। ये है वो माहौल जो बेटियां चाहती है प्रदेश में, इस तरह का? मैं ये कहना चाहूंगी कि बात करना बहुत आसान है कि बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन इसके लिए आज नहीं, हम बहुत सारे टाइम से लड़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि एक्चुअल में जब बचाने का टाइम आता है तब भी इनको बचाया नहीं जाता। अमूमन जब
रेपिस्ट को अंदर जाने का, यानी कि उनको जब जेल में जब वो जाते हैं तो उसके बाहर भी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बाहर घूमते होते हैं। उन्हें ये नहीं, जरा सा भी कानून की इतनी व्यवस्था नहीं है कि बेटी को जो जिन्होंने कंप्लेन किया है वो बाहर असुरक्षित है, अगर वो बाहर आ गया तो। और ये मामला कोई पहला मामला नहीं है। ये देखने के बाद मुझे बहुत बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है अपने देश की बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ बोलने से कुछ हो जाएगा। अपनी कानून व्यवस्था बहुत ही हारी हुई नजर आ रही है आज। अपनी कानून व्यवस्था जो है प्रदेश में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है मेरे हिसाब से। और निकिता ये जी, जिस कोई इंडस्ट्री से आप आती हैं, हमने ये केवल जी फिल्मों में देखा था पिछले कुछ सालों में, कम से कम, कि फिल्मों में ही ऐसा होता है कि कोई दबंग है, डाकू है, गांव में उसका राज चलता है, उसका सिक्का चलता है, कोई उसके सामने बोलता नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, जिसे विकसित होता हुआ प्रदेश बताया जा रहा है, अगर वहां से इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो फिर तो ये बहुत ज्यादा चौंका देता है कि ये कहां दावे हैं और कहां हकीकत। सिर्फ फिल्मों में नहीं, वो तो अगर आप मीडिया वाले नहीं होते तो गांव में और शहरों में बाकी जगहों पर भी क्या हो रहा है किसी को भी नहीं पता चलता। हम सब जानते हैं, सिर्फ फिल्मों में नहीं, सब जगह यही गुंडाराज चल रहा है आज भी। सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, दुखी तो एक गरीब ही होता है और असुरक्षित तो एक लड़की ही होती है। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है, वो तो दिखाया ही जाता है, मगर आप आज असलियत में भी देख लीजिए कि किस हिसाब से लड़कियों के साथ बर्ताव किया जा रहा है। और अगर आसपास वाले ना होते, गली मोहल्ले वाले ना होते, तो उस लड़की का दोबारा से रेप करके या पता नहीं उसका मर्डर कर देता, क्या हाल होता वो हम किसी को भी नहीं पता। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और बहुत ही निंदनीय है। जी निकिता जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। रिटायर्ड डीएसपी अरविंद खरे सर हमारे साथ हैं। अरविंद सर, 8 घंटे बाद एफआईआर होना, मेरे जैसे व्यक्ति की समझ में दो ही बातें आती हैं। या तो पुलिस किसी खास पक्ष या खास व्यक्ति की परमिशन का इंतजार कर रही थी, या फिर वो ये शिकायत दर्ज नहीं करना चाहती थी, या कोई तीसरी वजह भी आपकी समझ में आती है? ये सामूहिक पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है। 8 घंटे तक सूचना ना मिली हो पुलिस को, वैसे तो मेरे ख्याल से टेलीफोन से, मोबाइल फोन से सूचना मिल गई होगी। ये पुलिस विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है और इसमें पूरा जिले का जितना हेडक्वार्टर जो बैठते हैं अधिकारी, सभी उसमें दोषी हैं। और जहां तक कार्रवाई करने डिले की बात है, पुलिस की प्रैक्टिस हो गई है, पहले रिपोर्ट को टालते हैं। कुछ जिले के अधिकारी लोगों की हैबिट है, कोई भी रिपोर्ट आती है उसको टालते हैं। अरे ये तो आपसी मामला है, ये तो आपका पर्सनली मामला, ऐसे टाला टोलने की आदत होती, जिससे इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हुई। और ये मध्य प्रदेश पुलिस पे ये कलंक है। ये घटना सुन के और पढ़ के सुबह पेपर में भी बड़ा अजीब सा लगा कि इस टाइप का भी घटना मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हो सकती है। पहले बलात्कार करना, फिर उसकी शादी नहीं होना, दिन तो शादी हो तो उसके घर में जाके उसको उठा लेना, तलवारें लहराना, तो 8 घंटे तक पुलिस का सोता रहना, ये पुलिस की 100%, 100% लापरवाही का प्रतीक है। अरविंद सर, कहां तो अपेक्षित ये था इस मामले में, कहां तो होना यह चाहिए था कि कोई पड़ोसी यदि कॉल करता, पीड़ित कॉल करता, तो पुलिस की गाड़ी पीसीआर वहां फौरन पहुंचनी चाहिए थी, वहीं उन गुंडों को सबक सिखाया जाना चाहिए था। लेकिन पीड़ित हिम्मत जुटा के थाने पहुंच रहे हैं, 8 घंटे तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है कि ये कैसी एक्टिवनेस है? क्या इसी एक्टिवनेस के दम पर हम बेटियां बचाएंगे? नहीं नहीं, वहाँ बेटी बचाने के लिए तो गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, और पुलिस के भी जो हेडक्वार्टर से भोपाल से इंस्ट्रक्शन है बड़े स्पष्ट हैं। वहाँ का लोकल जो जिले का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया। सरकार की मंशा में कोई वो नहीं है, सरकार के पूरे इंस्ट्रक्शन रहते हैं महिलाओं की कोई भी रिपोर्ट में लेट ना किया जाए। यहाँ तक कि उनको थाने बुलाने तक की परंपरा नहीं है। किसी महिला को थाने ना बुला के उसके घर में जाके रिपोर्ट लिखना पड़ती है। इसमें इतनी 8 घंटे तक पीड़िता को थाने में बैठे रहना, उनके परिवार वालों को सुनवाई ना होना, ये पुलिस की 100% लापरवाही है। इसमें गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है, लोकल जो जिले का एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी गलती है, और खासतौर से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। 100 डायल की 3-4 गाड़ियां जिले के हेडक्वार्टर में होंगी, जहाँ पर ये घटना हो उसके आसपास भी होगी 100 डायल की गाड़ियां, और बाकी पुलिस तत्काल मूव करती है। अशोकनगर ज्यादा बड़ा शहर है भी नहीं, 4-5 किलोमीटर रेडियस में शहर बसा हुआ है, मैक्सिमम 5 मिनट लगना था पहुंचने में, और इनकी कार्रवाई में इतना स्लो हुआ, इसमें लोकल पुलिस वहां की दोषी है। जी मीता वाधवा जी, एक तरफ यही पुलिस रेप पीड़ित की एफआईआर नहीं लिखती, 8 घंटे लगाती है,
और दूसरा, अगर कोई पड़ोसी इन्हें बचाने उस वक्त आता तो शायद फिर उस पड़ोसी को ही परेशान किया जाता कि अपना नाम बताइए, आप क्या करते हैं, आप क्यों कूदे इस मैटर में, तब पुलिस एक्टिव हो जाती है। क्या यही वो वजह है जिसकी वजह से कोई पड़ोसी हिम्मत नहीं कर सका लड़की को छुड़ाने की, बचाने की? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑलरेडी उनके हाथ में वो खाली तलवार दिख रही है जो कि बिल्कुल तुरंत ही यूज की जा सकती है। कोई पड़ोसी क्या कोई घर में अगर रिश्तेदार भी होगा तो वो पहले इंस्टेंस में बचाने के बदले वो तलवार उसे दिखेगा। और दूसरी बात ये है कि पड़ोसी हो या मोहल्ले वाले हो या कोई हो, इतने लोग होने के बावजूद भी उसका रेप हो गया है वहां पर, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सेकेंडली, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ बिफोर माय क्लोजिंग नोट, कि हम इतने सारे अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, सेक्स अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, बेटी बचाओ करते हैं, कोई भी इंसान ये क्यों नहीं सोचता कि हम लड़कों को एजुकेट कर दें ताकि वो रेप करने के बारे में पहले 10 बार सोचें। हमेशा हम बेटियों को ही सुरक्षा के बारे में सिखाते हैं, बेटियों को ही बोलते हैं कि तुम जूडो कराटे सीख लो, बेटियों को ही सब करते हैं। कम से कम इन लड़कों को तो कोई बताए कि रेप नहीं करना है, करने से क्या होता है। ये एक जो सोसाइटी का चेंज है ना, इसको लेकर आना जरूरी है। पुलिस ने अपना काम नहीं किया, मोहल्ले वालों ने अपना काम नहीं किया, ये ऐसे काम होना ही क्यों है? हम क्यों नहीं उसके रूट तक जाके इस चीज को सोचते हैं? कब तक हम लोग हमेशा इस मुहिम को चलाते रहेंगे और एक न्यूज आएगी और उस न्यूज के बाद फिर वापस सब कुछ वो हो जाएगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल वही चीजें खो जाएंगी, फिर हम कभी चर्चा करेंगे इस मुद्दे पे, फिर से वो चीजें होंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटों को समझाओ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। निकिता जी हमारे साथ हैं। निकिता जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको लगता है कि सिर्फ कानून बना देने से चीजें बदलने वाली नहीं है? मध्य प्रदेश वो पहला स्टेट है जिसने रेपिस्ट को फांसी के लिए अपने यहां कानून बनाया था, लेकिन अगर उसका एग्जीक्यूशन होता और उसका रेट सही होता, अब तक कई लोगों को फांसी हो चुकी होती जो दोषी साबित पाए गए, तो शायद चीजें बेहतर होती। मात्र कागजों पर कुछ लाइनें प्रिंट कर देने भर से चीजें नहीं बदलने वाली, मुझे लगता है। निकिता जी। डेफिनेटली चीजें वैसे नहीं बदलने वाली, क्योंकि कागजों पे लाने से आज हमारे अलावा दूसरी और कंट्रीज भी है, वहां पर लोग हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो कागजों पे ला करके इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जो रेप कर रहे हैं उनको भी सजा मिल रही है। इनका तो यहाँ पर तो ये बहुत बड़ी बात है कि रेपिस्ट खुली तलवार लेकर उनके घर में घुस रहा है। 5-5 साल की लड़कियां, 7-7 साल की लड़कियों के रेप हुए हैं, तभी भी किसी की नींद नहीं खुली। सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ कानून बनाएंगे और रख देंगे। अगर इसी तरह से कानून बन के रखा जाता रहा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ बेटी कोई सुरक्षित रहेगी। और हमने बहुत सीखा, बहुत चिल्लाया, आप लोगों ने बहुत मुहिम चलाई, बहुत सारे कैंडल मार्च हुए, बहुत सारी लड़कियों के रेप हुए, मारी गई लड़कियां, लेकिन सिर्फ कानून बना है। आज ये बेखौफ इसीलिए है क्योंकि किसी को फांसी नहीं हो रही है। आज ये बेखौफ इसीलिए है क्योंकि जगह पे उनको उनके किए की सजा नहीं मिल रही है। आज सालों साल निकल जाते हैं, 10 साल, 5 साल, 15 साल, उसके बाद भी ये जेल में अब हमारे पैसों से खाना खा रहे हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जेल जाने के बाद भी वहां वो अपनी गुंडागर्दी और अपना कानून चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम ये कहते हैं कि नहीं पुलिस वालों की गलती थी, इसकी नहीं थी, उसकी नहीं थी। जब सरकार का दबाव होगा, सरकार का डर होगा, तो पुलिस वाला क्या, हर एक इंसान का डर आएगा। एक इंसान को सामने तो लाओ, चौराहे पे फांसी तो दो, उसके बाद देखना किसकी हिम्मत होती है या नहीं होती। नहीं, वो जो शरिया वाला है वो तो एक अलग एंगल है, लेकिन मैं तो इस बात पर पूछ रहा हूं कि देश में जो कम से कम चीजें हैं, वो तो जो कानून है उसका तो ठीक से पालन हो जाए, एग्जीक्यूशन हो जाए। अमृतांशी, आपसे एक सवाल है मेरा। पालन होगा ही नहीं ना, पालन कैसे होगा जब आप लोगों को करना ही नहीं है? कानून बस सिर्फ ला के रख देना है, पालन वो खुद ही नहीं करेंगे तो फिर कोई क्यों डरेगा? ठीक बात। अमृतांशी, मेरा एक सवाल है, दिल्ली जैसे निर्भया ओपन शट केस पे इतने साल लग गए सजा को एग्जीक्यूट करने में, क्या एक वो वजह भी आपको लगती है कि इन चीजों का असर पड़ता है जब लगता है कि हाँ जमानत हो जाएगी, छूट जाएंगे, पड़े रहेंगे जेल में, बाहर आ जाएंगे, फिर यही चीजें करेंगे, फांसी तो होने वाली है नहीं?
बिल्कुल देखिए आसिफ, आज ये जो नारा है बेटी बचाओ, ये मुझे काफ़ी अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि हम बेटियों को बचाने वाली स्थिति में डाल ही क्यों रहे हैं? सबसे पहली बात, ऐसी क्यों हमने सिचुएशन सोसाइटी में बनाकर रखी है कि बेटियों को बचाना ही पड़े? क्या बेटियां खुलेआम नहीं घूम सकती हैं? क्या बेटियां अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती? क्योंकि इस तरह के आरोपी जो है वो खुले घूम रहे हैं, रेप के आरोपी खुले घूम रहे हैं, वो जेल जाएंगे, वो थोड़ी सजा काट के वापस आ जाएंगे, और अगर वो दोबारा वही चीज़ें करेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए कानून को ये चीज़ें समझनी होंगी कि जो खास तौर पे जो लड़कियों को लेकर प्रावधान है, जो महिलाओं को लेकर प्रावधान है, वो कड़े करने होने चाहिए, और कड़े इस तरह से होने चाहिए कि अगर कोई न्याय की गुहार लगाते हुए अगर आपके दर पर खड़ा हो, और खासतौर से अगर वो बेटी हो, तो आप कम से कम उससे तो इस तरह का व्यवहार ना करें कि जो है वो उसका कानून व्यवस्था पर से भरोसा ही उठ जाए। जाहिर तौर पर एक बहुत ही बड़ी नाकामी है खासतौर से वहां के जो पुलिस प्रशासन है उनकी, कि उन्होंने इतनी देर तक जो है परिवार की एफआईआर दर्ज ही नहीं की, जबकि सभी जो है वीडियोस सामने आ चुके थे। भले ही आस पड़ोस वाले उनको बचा ना पाए, हो सकता है कि शायद आस पड़ोस वालों की वजह से ही वो लड़की को लेकर वहां से नहीं जा पाए। जाहिर तौर पर ये जो बेटी बचाओ वाला अभियान है या फिर जो ये नारा है, ये अब जो है हमें शायद बदलने की जरूरत करनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर तौर पर हम लोगों ने इस तरह का माहौल बना दिया, सोसाइटी में इस तरह का माहौल बन गया कि बेटियों को बचाने की स्थिति बन गई, क्योंकि बेटियां शायद जो है वो सर ऊंचा करके घूम ही नहीं सकती, क्योंकि आरोपी वो खुलेआम घूम रहे हैं, कोई कड़ी सजा उनको नहीं हो रही है, और अगर वो खुलेआम घूम भी रहे हैं तो पहले वो लड़कियों का रेप कर रहे हैं, उसके बाद उनके घर की दहलीज तक आकर उनको धमका कर जा रहे हैं, घसीट रहे हैं, खुलेआम तलवारें लहरा रहे हैं। ये जाहिर तौर पर एक बहुत ही बड़ी नाकामी है उधर की पुलिस प्रशासन की। जी स्वदेश, जरा ये भी तो बताइए, कौन है ये लोग जो कानून से नहीं डर रहे, खाकी से नहीं डर रहे, इनकी हिमाकत इतनी है कि वो सीधा सरकार को चुनौती दे रहे हैं? जी, देखा जाए तो इन आरोपियों की बात की जाए तो ये आतंक अपराधी हैं। पूर्व में पुलिस ने इनको जिला बदल किया है, तो कहीं ना कहीं इनका यदि बैकग्राउंड देखा जाए तो एक आपराधिक गतिविधियों से लिप्त इनका पूरा बैकग्राउंड, और संदिग्ध गतिविधियों में ये लिप्त रहते हैं। और माहौल इनका ऐसा है, इनका आतंक का अंदाजा इससे लगाया जाता है कि जब मोहल्ला वाले लोगों से यहाँ आकर चर्चा करनी चाहे तो किसी भी व्यक्ति ने उनके बारे में किसी भी तरह की चर्चा करने से हमसे साफ तौर पे मना कर दिया कि अभी तो पुलिस ने कार्रवाई कर दी, लेकिन जैसे ही ये लोग जेल से आएंगे तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हमको भी भुगतना पड़ सकता है। तो इनका खौफ और इनका जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं आतंक से, और इस पूरे मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनको पुलिस और का किसी भी तरह का खौफ नजर नहीं आया, और इनका देख सकते हैं कि इनको पुलिस का भी जरा भी खौफ नहीं है। और किस तरह जिला मुख्यालय पर जहां पर पुलिस अधीक्षक बैठता है, पुलिस के तमाम बड़े वरिष्ठ अधिकारी बैठते हैं, और शहर के अंदर इस तरह तलवारें लहराकर इन्हें जिस तरह से आतंक फैलाया, वो कहीं ना कहीं क्या इनको स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि इनको किसी भी तरह का पुलिस से डर नहीं है। फिलहाल इनका जो बैकग्राउंड निकल के आया, मैं इस पर स्वदेश लौट रहा हूं, है। क्योंकि इसमें एक अपडेट ये है कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है और अशोकनगर एसपी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए, साथ ही थाना प्रभारी इच्छावर को निलंबित करने को भी कहा है। रिटायर्ड डीएसपी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं। सर इसी तरह की कार्रवाई की जरूरत थी, संदेश की जरूरत थी, जैसे हम अपडेट दे रहे हैं अभी? इसमें जिम्मेदार जिले का हेडक्वार्टर के एसपी और एडिशनल एसपी एसडीओपी रहते हैं। टीआई तो खैर हर हालत में है ही, सबसे बड़ा जिम्मेदार जो थाने का प्रभारी है। जो भी कार्रवाई की सीएम साहब ने बहुत अच्छा कार्रवाई की, और बाकी जो जांचें आईजी साहब, आईजी ग्वालियर के साहब करेंगे, उसमें क्या मेन किसकी लापरवाही है। 8 घंटे तक रिपोर्ट को टालना कोई छोटी मोटी बात नहीं, बड़ी बात है। हमने कहा था आपको, मध्य प्रदेश शासन की और पुलिस हेडक्वार्टर की स्पष्ट निर्देश है, महिलाओं की रिपोर्ट को बहुत तत्काल गंभीरता से लिया जाए, जबकि ये तो आदतन अपराधी थे। इनके खिलाफ तो कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं थी, जिला बदल हो चुका। सरकार चाहती है, पुलिस चाहती है लोकल, तो एनएसए भी कर सकती है उनको बंद। सच जरूरी थोड़ी है कि बाहर जेल से बाहर आ जाए। कानून के पास इतने हथकंडे हैं कि चाहे तो हम सालों उनको जेल में रख सकते हैं। बहुत से कानून है, कुछ चीजें मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। पुलिस की इच्छा शक्ति सही है, ऐसे जो आतंक अपराधी हैं इनको सालों जेल में रख सकते हैं, ये बाहर निकले ही नहीं, कहां से गुंडागर्दी करेंगे, सब भूल जाए।
ठीक बात है। अमृतांशी, आपसे एक सवाल है, ये तब हो रहा है, ये उस टाइम पीरियड में हो रहा है जब चुनाव का वक्त है, नतीजे आने वाले हैं, आचार संहिता है, तमाम चप्पे चप्पे पर नजरें हैं, तलवारें लहर रही हैं, ये क्राइम हो रहा है, ये उस वक्त में हो रहा है जब पुलिस मोड कथित तौर पर अलर्ट कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए शायद हम चुनावों में इतना व्यस्त हो गए सभी, चाहे वो नेता हो चाहे वो पुलिस हो, वो चुनावी ड्यूटी में या फिर चुनावों में इतना व्यस्त हो गई कि वो शायद ये भूल गए कि प्रदेश में क्राइम लगातार यहाँ पर जो है वो अपने पैर पसार रहा है या बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों सागर में जो घटना हुई, उसके बाद ये जो घटना हुई है, जाहिर तौर पर चुनावी ड्यूटी बहुत ज़रूरी है। चुनाव को लेकर सभी एक्टिव मोड में है। कहा जाता है कि चुनाव में सभी एक्टिवनेस के साथ काम कर रहा है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो जो है वो पुलिस प्रशासन हो। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर इन चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा नज़र होनी चाहिए कि आपके थाना क्षेत्र में क्या चल रहा है। आपके थाना क्षेत्र में अगर कोई पीड़ित है तो वो परेशान है, और क्यों परेशान है ये आपकी जवाबदारी है कि आप उसको न्याय दिलवाएं। पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम ये है कि अगर कोई पीड़ित है अगर आपके जिले में या फिर आपके थाना क्षेत्र में, तो आप उसको न्याय दिलवाइए। लेकिन यहाँ पर जो है शायद पुलिस ने अपनी यहाँ पे कर्तव्य भूलते हुए नजर आए, और इसी कारण देखिए अब गाज भी गिरी है। एसपी पर अब देखिए कार्रवाई होगी। थाना प्रभारी को निलंबित करने के निर्देश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दे दिए हैं। लेकिन ये पहली बार का नहीं है। जितने भी क्राइम या फिर जितने भी अपराध पिछले समय में हुए हैं, उस समय पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जरूर ये कार्रवाई की है। लेकिन यहाँ पर शायद बड़े अधिकारियों को ये समझने की कोशिश होगी, थाना प्रभारी हो चाहे वो कोई भी पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या पुलिस ठीक बात है, जब जीरो टॉलरेंस के दावे हैं अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो वो दावे जमीन पर दिखने भी चाहिए। फिलहाल इस मामले में अपडेट यह है कि पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे डॉक्टर मोहन यादव ने, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक ली है। अशोकनगर एसपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए और थाना प्रभारी इछावर को सस्पेंड करने को कहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, अरविंद जी, मीता जी, निकिता जी, अमृतांशी और स्वदेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें हैं। आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।